गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की इस ऑनलाइन क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज इस बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में हम सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम पिछले कुछ क्लास के माध्यम से माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करें, जिसमें हम बैक्टीरिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। यानी हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं और बैक्टीरिया में कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो हमारा आज का जो टॉपिक भी है वो रिप्रोडक्शन से संबंधित है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये इसका चौथा भाग है, पार्ट फोर्थ है। इससे पहले हमने 3 अलग अलग भागों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से संबंधित टॉपिक पढ़े थे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, एक पढ़ा था हमने, कौन सा टॉपिक, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवांशिक पुनर्योजन, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक था हमारा कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। पहला क्या पढ़ा था हमने, कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन किस प्रकार से होता है। सेकेंड जो टॉपिक पढ़ा था वो था ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण प्रक्रिया पढ़ी थी। 2 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस क्लास के माध्यम से तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस, जिसको नाम देते हैं ट्रांसडक्शन, या हिंदी में इसको हम नाम देते हैं पराक्रमण। क्या पढ़ेंगे आज हम, पराक्रमण कहते हैं। पराक्रमण क्रिया के अंतर्गत भी जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया का होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। जिस बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर होता है वो दाता कहलाता है, और जिसमें ट्रांसफर हो रहा है वो ग्राही कहलाता है। इस पराक्रमण प्रोसेस की खोज का श्रेय जो जाता है वो जिंडर और लीडरबर्ग को जाता है। जिंडर एवं लीडरबर्ग के बारे में पहले ही पढ़ चुके आपने कि सबसे पहले इन्होंने प्लाज्मिड की खोज की थी, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। और कब की थी, 1952 में। इन्होंने जिस बैक्टीरिया पे कार्य किया था, जीवाणु पे कार्य किया था, वो जीवाणु था सैल्मोनेला। कौन सा जीवाणु, सैल्मोनेला या साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कौन सा था, टाइफीम्यूरियम। अब पराक्रमण की परिभाषा क्या होती है, किसको कहते हैं, पराक्रमण या ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में होता क्या है, एक जीवाणु होता है, इस जीवाणु पे कोई जीवाणु भोजी आक्रमण करता है और इस जीवाणु भोजी से दूसरी ग्राही जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ की स्थानांतरण की क्रिया को पराक्रमण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ग्राही कोशिका से विभोजी अथवा जीवाणु भोजी द्वारा, दाता कोशिका से जीवाणु भोजी के द्वारा ग्राही कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण की क्रिया को पराक्रमण कहते हैं। जीवाणु भोजी क्या है, जीवाणु भोजी एक वायरस है। क्या करता है,
ये जीवाणुओं का भक्षण करने का कार्य करता है। तो परिभाषा हम आसानी से लिख सकते हैं, दाता जीवाणु से आनुवांशिक पदार्थ का जीवाणु भोजी द्वारा ग्राही जीवाणु कोशिका में स्थानांतरण, कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? परागकण कहलाता है। वापस देख लीजिए, परागकण की खोज जिंडर और लेडरबर्ग के द्वारा की गई थी। और कौन सा जीवाणु था? वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। और इसमें होता क्या है कि एक जीवाणु भोजी के द्वारा, जो कि वायरस है, से दाता जीवाणु कोशिका से आनुवांशिक पदार्थ को ग्राही कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। इस क्रिया को हम परागकण कहते हैं। जीवाणु कोशिका में पाई जाने वाली ये प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो इनको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो होता है विशिष्ट और दूसरा होता है व्यापकीकृत परागकण। कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार के हो गए। एक तो होता है विशिष्ट और एक होता है सामान्य। विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें विशेष प्रोसेस होती है जो सामान्य प्रकार में नहीं होती। अब विशिष्ट कैसे होती हैं, इसके बारे में हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। हमारे पास में एक कोशिका है, इस कोशिका को नाम देता हूं मैं दाता कोशिका। दाता जीवाणु कोशिका क्यों है दाता कोशिका? क्योंकि ये आनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरित करने में सक्षम है। जिस प्रकार से कॉन्जुगेशन में हमने F+ सेल के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले ये जीवाणु भोजी इस जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है। जीवाणु भोजी के बारे में आपने सुना हुआ होगा। कौन से जीवाणु भोजी? जैसे T4 जीवाणु है ना, लैम्ब्डा फेज है, इत्यादि प्रकार के। तो ये जीवाणु भोजी क्या करता है? इस जीवाणु कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। और आक्रमण करके क्या करता है? अपनी टेल पार्ट के द्वारा, अपनी पूंछ क्षेत्र के द्वारा इस जीवाणु कोशिका की भित्ति से जुड़ जाता है। पहला स्टेप हो गया। और इस दौरान क्या होगा कि ये अपने टेल पार्ट के द्वारा लाइसोजाइम जैसे एंजाइम का इस्तेमाल करेगा, जिसके कारण जीवाणु की कोशिका भित्ति में एक छिद्र उद्भव हो जाता है, जिसके द्वारा ये जीवाणु भोजी अपना डीएनए जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करता है। उसमें पहले से ही जीवाणु कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है। ये जीवाणु डीएनए कहलाएगा। जीवाणिक डीएनए। ये जो विषाणु का डीएनए, ये विभोजी डीएनए कहलाएगा। विभोजी डीएनए। जीवाणु भोजी ने क्या किया? जीवाणु कोशिका पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के द्वारा अपने डीएनए को किस में ट्रांसफर कर देता है? ये बैक्टीरियल कोशिका में करता है। तो ये सेकेंड स्टेप नंबर। जैसे ही इसमें डीएनए परिवेशित होता है, किसमें होता है? जीवाणु कोशिका में होता है। तो ये तो हुआ बैक्टीरियल डीएनए या जीवाणुविक डीएनए, ये जीवाणु कोशिका, और ये हुआ
विभोजी डीएनए। अब विशिष्ट क्यों है वो इसी स्टेप में पता लग जाता है। विभोजी का डीएनए या विभोजी कण भी कहते हैं उसको, ये विभोजी कण इस प्रकार से डीएनए का कोड करता है जिसके फलस्वरूप रिप्रेसर अथवा दमनकारी प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये दमनकारी प्रोटीन किस में निर्मित होती है? ये निर्मित होती है इस जीवाणु कोशिका में। कौन सी प्रोटीन बनी यहाँ पर? दमनकारी। सामान्य और विशिष्ट पराक्रमण में एक ही अंतर है कि दमनकारी प्रोटीन का निर्माण जब हो जाता है तब उस क्रिया को हम विशिष्ट पराक्रमण कहेंगे, और जब दमनकारी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है तो उसको नाम देता है सामान्य। अब ये दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन कार्य क्या करती है? रिप्रेसर प्रोटीन इस जीवाणु कोशिका के विघटन को रोकता है, इसके जीवाणुविक डीएनए के विघटन को रोकने का कार्य करता है। जब दमनकारी प्रोटीन विकसित होगी या सक्रिय होगी उस स्थिति में जीवाणुविक डीएनए विघटित हो जाता है, और जीवाणुविक डीएनए विघटित होता है अर्थात जीवाणु कोशिका पूर्ण रूप से विघटित हो जाती है। इस प्रोटीन की उपस्थिति है तो उसको नाम देते हैं विशिष्ट, और प्रोटीन नहीं है तो उसको नाम देते हैं व्यापीकृत। अब क्या होगा कि विभोजी कण डीएनए छोटे छोटे खंडों के अंतर्गत विभक्त हो जाता है, और ये खंड जुड़ जाते हैं जीवाणुविक डीएनए के साथ में। किसके साथ में जुड़ गए? जीवाणुविक डीएनए के साथ में। तो ये है विभोजी कण और ये है जीवाणु डीएनए। जैसे ही जीवाणु का डीएनए, विषाणु का डीएनए छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है जिसको हम विभोजी कण कहते हैं। विभोजी कण या तो जीवाणु के डीएनए के साथ में जुड़ जाता है या फिर इस जीवद्रव्य में सामान्य रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन वितरित होने के बाद भी ये जीवाणु के डीएनए के साथ में जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद में क्या करेगा? जैसे जैसे जीवाणु की वृद्धि होगी ये मल्टीप्लेक्शन करेगा, उसके साथ साथ में इस विषाणु डीएनए की भी कॉपी होती रहेगी। और कब तक होगी? जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब विभोजी कणों का निर्माण बहुत अधिक हो जाता है उस स्थिति में विघटन को प्रेरित करने वाली प्रोटीन, रोकने वाली प्रोटीन जो दमनकारी प्रोटीन थी उसका संश्लेषण होना बंद हो जाता है। या तो हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया? बंद हो गया। बंद होती विषाणु का डीएनए जीवाणु डीएनए को तोड़ देता है। तो ये जीवाणु के डीएनए को तोड़ दिया, और इसके साथ साथ में इस विभोजी कण की बहुत सारी कॉपियाँ यहाँ पर विकसित हो जाती है। क्या हो जाएगी? जीवाणु कोशिका की या जीवाणु डीएनए की, जीवाणु भोजी की डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ उत्पन्न हो गई। अब क्या होगा? एक नए जीवाणु भोजी को निर्मित करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए कि इसके आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ प्रोटीन कोट का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो सेकेंड स्टेप में अब विभोजी डीएनए जो नए कण बने वो इस जीवाणु कोशिका में नए प्रोटीन खोल का निर्माण करता है। क्या क्या? नए प्रोटीन खोल का निर्माण। इसके साथ में क्या है? ये डीएनए। जीवाणु कोशिका में जब विभोजी कण और डीएनए दोनों थे और मल्टीप्लेक्शन हो रहा था तब इस जीवाणु कोशिका को नाम देते हैं लहजनक जीवाणु कोशिका। कौन सी कहेंगे? लहजनक जीवाणु कोशिका। जैसे प्रोटीन कोट का निर्माण हो जाता है तो इन प्रोटीन कोट के अंतर्गत क्या स्थित हो जाता है? विभोजी कण का डीएनए है। इस प्रकार से एक जीवाणु कोशिका में बहुत सारे विभोजी या जीवाणु भोजी विकसित हो जाते हैं। हो गया यहाँ तक कंप्लीट? क्या बन गए? नए जीवाणु भोजी विकसित हो गए। अब क्या होगा? अब जीवाणु भोजी की
कोट के द्वारा, आवरण के द्वारा स्थित होने वाले लाइसोजाइम एंजाइम के कारण जीवाणु कोशिका भित्ति विघटित हो जाती है। तो क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, लहन हो रहा है इसका। और लहन या लाइसिस होते या इस क्रिया में कोशिका भित्ति विघटित होगी, विघटित होती जितने भी जीवाणु भोजी है वो वापस वातावरण के अंतर्गत मुक्त हो जाते हैं। ये तो है सामान्य विषाणु के द्वारा जीवाणु को विघटित करने की प्रक्रिया। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ हुआ, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस देखिए कि जब जीवाणु डीएनए के साथ में विभोजीकरण जुड़ा हुआ था और जैसे ही वो जीवाणुविक डीएनए का विघटन कर करके अपनी कई कॉपी तैयार करता है, तो विघटन क्रिया के दौरान कुछ भाग जो जीवाणु का था, जीवाणु डीएनए का था, वो विभोजी कण के साथ में जुड़ा हुआ होता है। किसके, विभोजी कण अथवा जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ जुड़ा हुआ होता है। पूरा भाग बना था, यहाँ पर डीएनए था या ये सर्कुलर डीएनए था, इसके साथ में ये विषाणु का डीएनए था। जब ये टूटा तब कुछ जीवाणु का डीएनए था वो विषाणु के डीएनए के साथ में जुड़ गया। इसका मतलब ये काइमेरिक डीएनए हो गया जिसमें विषाणु का डीएनए भी है और जीवाणु का डीएनए भी है। तो इस प्रकार के डीएनए से जो विषाणु बनेंगे उसमें दोनों प्रकार के डीएनए प्रेजेंट होंगे। कुछ भाग तो होगा विषाणु के खुद का या जीवाणु भोजी के खुद का, और कुछ भाग होगा वो किसका होगा, वो होगा जीवाणु का। तो इस विषाणु या जीवाणु भोजी में दो प्रकार के डीएनए, जीवाणु का भी है और विषाणु का भी है। इस प्रकार का विषाणु या जीवाणु भोजी जब किसी दूसरी कोशिका को संक्रमित करेगा और संक्रमित करके अपने डीएनए को जीवाणु कोशिका में प्रवेशित करवा देगा, उस स्थिति में जीवाणु का डीएनए जो इस कोशिका का था या पहले की किसी कोशिका से था, वो जीवाणु का डीएनए दूसरी कोशिका में प्रवेशित हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इस कोशिका में अब ये प्रवेशित हो गया, तो इसमें कितने प्रकार के जीवाणु के डीएनए हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो इसके खुद का था ये, और दूसरा ये दूसरे जीवाणु से विभोजी के द्वारा लाया गया था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसी को कहते हैं जिसमें दो अलग अलग डीएनए खंड आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दो अलग अलग डीएनए खंड उपस्थित है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ नए गुण होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस क्रिया को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंतर्गत रखा है। अब व्यापीकृत क्या हुआ, सामान्य क्या हुआ, इसमें क्या होगा, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप जैसे जीवाणु भोजी इसके साथ में आक्रमण करेगा तो विभोजी का कण जीवाणु डीएनए की क्रिया को नियंत्रित करके इसको मल्टीप्लेक्सन के लिए प्रेरित करेगा। यानी व्यापीकृत प्राक्रमण में दमनकारी प्रोटीन की उपस्थिति में विषाणु का डीएनए कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहता, खुद कार्य नहीं करता, जिसके कारण जीवाणु कोशिका का तुरंत विघटन नहीं होता। लेकिन सामान्य या व्यापीकृत में विभोजी कण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं होने के कारण, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण नहीं होने के कारण ये जीवाणु के डीएनए को कंट्रोल करके उसको विघटित कर देता है और सीधा क्या करता है, अपनी मल्टीप्लेक्सन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। फिर ये ठीक इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा पुनः एक नए विभोजी कण का निर्माण करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया को कंप्लीट करता है। इस प्रकार से जीवाणुओं के जनन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है और ये तभी संभव हो पाता है जब जीवाणु भोजी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हमने डिस्कस किया है कॉन्जुगेशन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और पराक्रमण अथवा ट्रांसडक्शन के बारे में। इसी के साथ बैक्टीरिया में होने वाले जनन के विभिन्न प्रकार के प्रकारों को टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में, अर्थात इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।